देखिए, सीधी सी बात यह कि आज ना दरअसल उन्हें माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने 70 साल तक कश्मीर में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया। आज तो बल्कि माफी मांगनी चाहिए। आज तो पश्चाताप का दिन है। आज इनको मताधिकार का अधिकार अगर मिल रहा है, आज तो उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जो आड़े थे। आज उन्हें यकीन मानिए माफी मांगनी चाहिए जिनकी वजह से सालों तक जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू कश्मीर के ही नहीं हो पाए। आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए जिनकी वजह से 1990 में कश्मीर छोड़ने वाले पंडित कश्मीर में आकर वोट डालने की हिम्मत नहीं कर पाए। आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए जिनकी वजह से 70 साल तक कश्मीरी बाहरी भाई भाई नहीं बन पाए। कश्मीरी बाहरी, वैसे बाहरी होता क्या है भाई? हिंदुस्तानी है, बाहरी क्या होता है? ये लोग कहते हैं बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है, बाहरी क्या होता है भाई? आप सोचिए ना, आज हुआ क्या? आज ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खबर को समझिएगा। जम्मू प्रशासन ने फैसला लिया, एक बहुत बड़ी खबर है। 1 साल से या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को भी मतदान का अधिकार होगा जम्मू में। यह ऑर्डर है, ऑर्डर आ चुका है ये, और इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि जम्मू में रह रहे 1 साल या उससे ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को अब मतदान का अधिकार होगा। निवास प्रमाण पत्र उनको मिलेगा। 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोग जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट डाल पाएंगे। वोटिंग का अधिकार मिला है। 70 साल तक नहीं था भाई। 370 के चक्कर में वोटिंग का अधिकार नहीं था। वो दीवार हटी है दीवार। अब अलगाववाद पर ये चोट है। मतलब सोचिए 25 लाख, अब इस फैसले से बताया जा रहा है अनुमान के हिसाब से 25 लाख नए वोटर जुड़ने की संभावना है। 25 लाख। इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा दरअसल बताया जा रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए उन हजारों परिवारों का होगा जो जम्मू कश्मीर में सालों से रह रहे थे। फिर भी सोचिए, वोटिंग का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ा नागरिक अधिकार वोटिंग का अधिकार नहीं था। वो कश्मीर के नागरिक ही नहीं बता पाते थे अपने आप को। लेकिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को देश से तोड़कर रखा, जिन लोगों की वजह से भारत में 2 निशान, 2 विधान थे, वो जम्मू कश्मीर में वोट क्रांति वाले फैसले पर मातम मना रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए आज तो इन लोगों से भाई। ये परिवारवादी पार्टियों को माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर। आज ये मातम बना रहे हैं। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए वो सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने भारत में अलगाववाद का साथ दिया वो इस फैसले को साजिश बता रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोट या जिन्नावादी पर चोट है। मेरे साथ अशोक पंडित हैं, आज फिल्मकार हैं, कश्मीरी पंडित हैं। अशोक पंडित साहब हैं मेरे साथ। इसके अलावा मेरे साथ राकेश सिन्हा जो कि राज्यसभा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो मेरे साथ हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है कि लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बार सुन लेते हैं क्या? एक बार सुन लेते हैं महबूबा मुफ्ती का विरोध क्या, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। नाजायज इरादों को नाकाम करना है। अशोक पंडित साहब, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास राकेश सिन्हा भी हैं, इसके अलावा पीडीपी एनसी से भी मेहमान है। लेकिन अशोक पंडित जी, ठीक पटरी पर लौट रही है कश्मीर की गाड़ी? पहले 370 हटाया, अब वोटिंग का अधिकार, फिर बीच में खबर आई थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी मिलेंगे पश्चिमी पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी, सिख शरणार्थी आकर बसे हुए हैं 1954 से। गाड़ी तो ठीक पटरी पर है, इसलिए दर्द हो रहा है शायद। अमन जी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि मैंने अभी स्टेटमेंट सुना आपने इनका वीडियो चलाया महबूबा मुफ्ती जी का, कि वो कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा। हंसी आती है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। एक ऐसी शख्सियत जो कश्मीर में जिसने टेररिज्म की दुकान खोली, उनका बिजनेस किया, टेररिज्म को बढ़ाया, पनपाया, हजारों लोगों की हत्याएं हुई, मौतें हुई, ब्लास्ट हुए, पूरे का पूरा एक समुदाय वहां से बाहर निकल आया। और ये महिला क्राइम की बात कर रही है। ये कह रही है कि जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के लोग जो कश्मीर में, जम्मू में आएंगे वो क्राइम बढ़ाएंगे। तो कितना खोखलापन है इन लोगों में, आप ये इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए। अब रही बात वोट की, आप बाहर का ये अंदर बाहर का क्या लॉजिक है, इनको समझ में आता है। क्योंकि इन्होंने आज तक पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को अपनी बपौती समझ कर रखा था। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट में ये 3 परिवार जो है, गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, इनको लगता था कि हमारी पर्सनल बपौती है। ये जिस दिन से 370 हटा है, 35 से हटा है, इनके हाथ से ये पूरी इनकी जो दौलत ये समझती थी हाथ से छीन के ये पूरे देश में ये खुशी मनाई गई और पूरा देश जो है वो कश्मीर, जम्मू, लद्दाख को अपना समझने लग गया।
और वहां के लोग भी पूरे देश को अपना समझने लग गए। आपने देखा 15 अगस्त को क्या हुआ, आपने देखा लोगों की रिजॉइस क्या, किस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जब हम कश्मीर में थे, ये कश्मीरी पंडितों को वोट नहीं करने देते थे, ये हमको डराते थे, धमकाते थे और बोलते थे अपने घर में बैठो, आपके वोट पड़ चुके हैं, आपको वोट देने की जरूरत ही नहीं है। ये इनसे ये एक सवाल पूछ लीजिए अमन जी, कि जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़ सकता है, जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस भी जो इसको अपोज कर रहा है वो महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ सकता है, तो महाराष्ट्र और मुजफ्फरपुर के लोग कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में वोट क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, कितनी बड़ी है, कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितना बड़ा एक्विजिशन है पूरे देश पे सवाल खड़ा करने का कि आप बाहर के आदमी हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरे देश का है और खास करके जब से 370 और 35 से हटा है, पूरा का पूरा सारी दीवारें टूट गई हैं, सारे लाइनें बाहर निकल गई है, पूरा का पूरा वो स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरे देश खिंचाड़ हो चुका है। हम तो चाहते हैं कि वहां के जो लोग हैं अपने आप को अलग न समझें। मुझे बताइए डर किस चीज का है, मेरे को समझना है, मेरे को अलग न समझे और जो पूरे देश में आ सके। अशोक पंडित, डर किस चीज का है? क्या हो जाएगा अगर 25 लाख नए वोटर ऐड हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? क्या समीकरण बदल जाएगा? क्या कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन जाएगा? भगवा सरकार आ जाएगी? क्या हो जाएगा? क्या डर, कुछ तो डर होगा ना, जिस वजह से मतलब इतना तगड़ा रिएक्शन आ रहा है, जैसे 370 हटाने पर आया था ऐसा रिएक्शन आ रहा है। क्या है, क्या डर क्या है? इरफान हाफिज लोन भी नजर आ रहे हैं आपको। अमन जी बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि 25,000 वोट जो बन रहे हैं एग्जैक्टली वो बीजेपी को वोट दें, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। इनका जो ढकोसलापन है, इनका जो डर है, वो डर ये है कि जो हमने अभी तक जो षड्यंत्र रचाया था वो षड्यंत्र जो है वो एक्सपोज हो जाएगा और बाकायदा वहां के लोगों को खुलेआम डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनको मिलने जो चाहिए वो उनको मिलेंगे, तो ये सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये सब इन्होंने डकैत है, इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख को लूटा है, इन लोगों ने वहां पर टेररिज्म का बिजनेस किया हुआ है, इन्होंने लोगों को डरा के रखा हुआ है। तो रियल माने में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, इस इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी खुलेआम पनपेगा। वो इस चीज से डर रहे हैं और कुछ नहीं है अमन जी। अच्छा, डर इस चीज का है कि हमारे हाथ से इरफान हाफिज लोन तक अगर आवाज पहुंच रही है, मैं वजह जानना चाहता हूं। ये तो लोकतंत्र का अधिकार है, ये तो किसी को मिले तो आज तो जश्न का दिन होना चाहिए। बल्कि इन लोगों को तो, परिवारवादी पार्टियों को तो माफी मांगनी चाहिए कि इतने सालों से हमारे चक्कर में, 370 के चक्कर में आपको इस अधिकार से हम लोगों ने महरूम रखा। आज तो माफी मांगने का दिन है, मातन बना रहे। कोई लोन साहब, कोई एक वजह, कोई एक वैलिड रीजन कि ये गलत हो रहा है? 25 लाख नए वोट या 1 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको वोटिंग का अधिकार गलत है, कोई एक वैलिड रीजन लोन साहब? जी अमन जी, जी आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट या 1 मिनट मुझे विदाउट एनी इंटरप्शन दीजिएगा। मैं कुछ लीगल पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। आई होप कि आप मेरा ये निवेदन कबूल करेंगे। जी बिल्कुल है, वोटिंग का अधिकार उनको है नहीं, आपको बोलने का अधिकार है, बोलिए ना। बिल्कुल देखिए अमन जी, जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1957, इसमें सेक्शन 12 जो कहता है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, जेके रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 12, वो कहता था कि वोटर लिस्ट में वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, सिटीजन, और दूसरा था कि जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा, जो डिफाइन करके था जे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको मालूम है 5 अगस्त को जो ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसमें अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल लॉज रिपील हुए, उसमें 132 जो नंबर पे लॉ हमारा था, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसको 5 अगस्त को रिपील किया गया, खत्म किया गया, जिसमें ये लिखा गया था उस कानून में, जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, कि भारत का नागरिक और जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट। अमन जी, मेरा केवल ये कहना है कि 5 अगस्त को जो हमें प्रोटेक्शन थी कि केवल जम्मू कश्मीर का बाशिंदा इसमें एनरोल हो सकता है, वो प्रोटेक्शन 5 अगस्त को हमसे छीनी गई। मेरा केवल ये, और आज ये कहा जाता है कि जो सेंट्रल एक्ट जब लागू हुआ, यहां का रिपील हुआ, खत्म हुआ, तो सेंट्रल एक्ट डायरेक्ट लागू हुआ। उसमें जो सेक्शन 20 कहता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसमें आपने आज देखा डीसी साहब ने कहा कि जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी के पास रेंट डीड हो, वाटर कनेक्शन हो,
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमें प्रोटेक्शन थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे.एंड.के एक्ट में, उसे गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से 5 अगस्त को हमसे छीना गया। हमारे साथ अन्याय हुआ वो, और तो हो गया ना, क्लोज चैप्टर है, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते ना। जो था आप रोते रहिए, वो नहीं, आगे की बात करिए, वो हो गया, वो आप रोते रहेंगे तो आपको लग रहा है वो वापस आ जाएगा, नहीं होना ना। आप रोते रहिए, आगे की बात करिए, आगे की बात करिए। मुझे बताइए लोन साहब, मैंने आपको नहीं टोका, सवाल सुनकर बोलेंगे, अच्छा लगेगा। सवाल, मुझे कोई एक रीजन दीजिए कि इनको अगर वोट का अधिकार मिल गया तो अमन जी ये हो जाएगा, अमन जी इससे जो है हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अमन जी इससे हम हार जाएंगे। कुछ मुझे रीजन बताइए ना लोन साहब, कोई एक वजह बताइए कि इनको इस वजह से अमन जी नहीं मिलने चाहिए वोटिंग के अधिकार, बस आप बताइए। लेकिन एक कानूनी बात, ये जम्मू हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें 371A है, ये कहता है कि जो नागा के लोग होंगे, रिलीजियस, सोशल, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, पार्लियामेंट कोई इनके साथ छेड़खानी नहीं करेगा। ये प्रोटेक्शन है हिंदुस्तान के आईन में। नागा और बाकी स्टेट्स को हमारे साथ क्यों अन्याय? हमने हिंदुस्तान के साथ केवल 3 चीजों पे रिश्ता जोड़ा था। अन्याय कैसे, वही समझा दीजिए ना मेरे को, एक रीजन, 2 रीजन, कुछ तो बताइए ना। इतनी खोखली दलील है आपकी, मुझे बताइए ना एक वजह। अच्छा चलिए, आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं आप नहीं बता पा रहे हैं। तजीम डार साहब है मेरे साथ, तजीम डार साहब है पीडीपी से। एक मिनट, आप नहीं बता पा रहे हैं, मैं खोखली दलील नहीं, मुझे कुछ पुख्ता बताइए। जितने भी लोग आज देख रहे हैं, हो सकता है आपका पक्ष सही हो, तो आप बताइए ना मुझे कि अन्याय कैसे है। डार साहब अगर आप समझा पाए। डार साहब एक मिनट रुक जाइए, लोन साहब आपने बोल लिया, एक एक करके बोलेंगे। डार साहब मत जाइए, हमारे पे आक्रमण हो रहा है। अच्छा चलिए, आक्रमण, हाँ ठीक है, ठंडे हो जाइए, कुछ नहीं हो रहा। चलिए डार साहब आप बताइए कोई ठोस वजह कि इस वजह से इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, और क्राइम रेट कैसे बढ़ जाएगा। डार साहब, सबसे बड़ी बदकिस्मती आज हमारे मुल्क की ये है कि एक प्राइम टाइम की डिबेट में आप कह रहे हैं कि ये वापस नहीं आ सकता, आप जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए। ये आपकी शब्दावली सुनकर मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया इस लेवल तक पहुंच चुका है कि जहां आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भूल चुके हैं। पहले आप इन चीजों को अपनी इस शब्दावली से हटाइए कि जहां आप ये उखाड़ने वाला लफ्ज, ये अच्छे लोगों की बात नहीं है कि आप ये कहें कि हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। और इस जिस तरह से आप अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले आप अपने शब्द जो हैं वो सोच समझ कर चुनें। ये मत कहें कि हम क्या उखाड़ लेंगे और क्या नहीं उखाड़ लेंगे। हम एक हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, और हिंदुस्तान का अधिकार मुझे संसद ने दिया, संसद से 370 हटा है ना डार साहब, संसद से हटा है ना डार साहब। आप लोग रोते रहिए, कुछ होना आना नहीं है ना, मैं वो समझा रहा हूं आपको, मैं तो आपकी तरफ की बात कर रहा था। रोने से कुछ फायदा है, हट गया ना, खत्म, चैप्टर क्लोज है दार साहब, बहाल नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं दार साहब। आपको इख्तियार अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करने का नहीं दिया। क्या ये वापसी हो सकती है 370 की दार साहब, आपको लगता है? नहीं हो सकती ना, चैप्टर क्लोज है, रोने से क्या फायदा। वो देखिए लोन साहब रोए जा रहे हैं, रुक जाइए लोन साहब, आ रहा हूं, दार साहब बोल रहे हैं एक एक करके, बोलिए आप। ये गलत बात है, वापस लीजिए अपने, ये सुप्रीम कोर्ट को मुझे दुख, हाँ एक मिनट डार साहब आप बोलिए, आ रहा हूं लोन साहब, आ रहा हूं। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूर कर दिया है। आज प्राइम टाइम पे बैठ के आप हमें ये कहते हैं कि आप क्या उखाड़ लेंगे। ये कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों को? आप क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे? मुझे पहले ये बताएं, आप हमें क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के? आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहते नहीं उखाड़ सकते किसी का, ये कौन सा लफ्ज है? हाँ तो क्या आपको लग रहा है आप कुछ बदलाव कर सकते हैं? चैप्टर क्लोज है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो अब बोल रहा हूं आगे की बात करिए ना दार साहब। मुझे बताइए वोटिंग अधिकार मिलने से क्या खतरे में आ जाएगा, बस ये बताइए मेरे को, क्या होगा? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है दार साहब, बताइए। ताजीमदार, अल्फाज पहले नहीं मैं नहीं ले रहा भाई, मैं तो बोल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं बदलेगा दार साहब, कुछ नहीं बदलेगा। मुझे बताइए आपको आपत्ति क्या है, आपत्ति बताइए दार साहब, आपत्ति क्या है? वोटिंग अधिकार मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताइए। ये कहेंगे कि आप क्या उखाड़ लेंगे, ये कौन से अलग वर्ड है यूज करने वाला, मुझे बताएं। अरे तो आप कह रहे क्राइम रेट बढ़ जाएगा, आपकी नेता महबूबा मुफ्ती कह रही है, ये क्या तरीका है? क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। लोग हिंदुस्तान के साथ बाय चॉइस आए हैं। ये जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को गाली नहीं है कि वो आके क्राइम रेट बढ़ा देंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। दिखाइए कि नेशनलिज्म क्या है और पेट्रियटिज्म क्या है, आप हमें मत बताइए जी चीजें। हाँ मैं और दूसरी बात, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियां बहेंगी, वो सारे बयान है, इसलिए छोड़िए, टॉपिक पर आ जाइए दार साहब।
सुनिए आराम से, आराम से। सुने पहले। जी जी, आराम से। मैंने मुझे बताइए आपत्ति क्या है मुझे इस बात जी, मैंने इसलिए आपके वोटिंग अधिकार मिलने से क्या बदल जाएगा? ये है, हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। दूसरी बात, हमने जो भी चीजें हासिल की थी, अपने जो भी इख्तियार हासिल किए थे जम्मू कश्मीर में, वो आइन ने हमें दिए थे, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए थे, वो कि चाइना और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नहीं दिए थे। आप हमें कहते हैं कि हमने आपसे ये ले लिया, आप जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। आप हमें बताते हैं क्या करना है। हमें आपने कोई खैरात में कुछ चीजें नहीं दी थी आपने। आज 370 हटा के आप ये कहते हैं आपने हमें खैरात में दिया तो कुछ क्या? कोई खैरात दी थी आपने हमें? हमने हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए बाय चॉइस आए हैं आपके साथ, और आप यहां बैठ के प्राइम टाइम के ऊपर बैठ के हिंदुस्तान के साथ कोई एहसान किया है क्या भाई? कोई एहसान किया है क्या? कोई कंडीशन अप्लाई है क्या? आप कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन है क्या? भारतीय है ना आप? बिल्कुल किया है। एहसान किया है? बिल्कुल किया है। एहसान किया भारत आए हैं, हैं? चॉइस हमने चुना है। हमने वो हिंदुस्तान चुना है जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। आप जैसे लोग यहाँ बैठ के कश्मीरी हिंदू भी है ना? कश्मीरी हिंदू भी है ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं तो है? फिर वोटिंग के अधिकार में क्या प्रॉब्लम है? मुझे वोटिंग के अधिकार की प्रॉब्लम बताइए नदार साहब, प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम। अधिकार, हाँ बताइए। वोटिंग के अधिकार की बात है। हाँ। आप जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वहां पढ़ लीजिए। वहां पे जो आप किस तरीके से आप 1 साल का रहने वाला आदमी तहसीलदार सर्टिफिकेट इशू करेगा एक आदमी को कि आप वोटिंग राइट बना लीजिए अपना। उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं, आप उन प्रोविजन के तहत क्यों नहीं करते हैं? ये कौन सा एक्ट है कि साल एक आदमी रहेगा कहीं पे, आप उसको वोटिंग राइट दे देंगे? उसके लिए बाकायदा तौर पर एक गाइडलाइन दी गई है उसके अंदर कि किस तरीके से कौन है जो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, किस तरीके से वो रहने वाला होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। आप ये 1 साल वाला बात, आज डीसी ने जो ऑर्डर, जम्मू डीसी ने जो ऑर्डर किया है वो टोटली कानून से बाहर का ऑर्डर है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे कि वो ऑर्डर क्या है। वो तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करता है वो ऑर्डर। आप कहते हैं कि क्या, आपकी जानकारी के लिए 370 रिपील होने के बाद ये सारी चीजें बदल गई हैं। दारजी समझिए ना, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। 370 रिपील होने के बाद वो सारी चीजें बदल गई हैं, जिससे जैसे कि कोई अगर मुंबई का आदमी दिल्ली में रह रहा है तो वो वहां पर वोट का अधिकार पा सकता है। उसी तरह से जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, उसी तरह से आप अगर दिल्ली में आकर रहेंगे तो आप यहां पर आकर वोट का अधिकार पा सकते हैं। उसी तरह अगर मैं अगर कश्मीर में रहता हूं 1 साल से ज्यादा तो मुझे भी मिल सकता है। चीजें बदल गई हैं दार साहब, अब 370 नहीं है। पहले आप सही थे, अब नहीं है। मैं 1 मिनट अब आगे बढ़ जाऊं आपकी इजाजत से, 1 मिनट। अगर वोट किसी का बनाना चाहते हैं उसके लिए तरीकाकार है। आपको अपना वोट कटवाना है वहां से, फिर आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। आप कैसे रेजिडेंट होंगे, कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हैं, कितनी देर से आप यहाँ एक जगह स्टेशन पे रह रहे हैं, वो तहसीलदार 1 साल पे बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। जो डीसी जम्मू ने ऑर्डर इशू किया है वो डिसाइड नहीं करेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आपको वोट कटवाना है, फिर वोट आके बनवाना है। अगर आप सिर्फ 25 लाख वोट यहाँ ऐड करना चाहते हैं लोगों के, तो वो कौन सी जवाजियत है? आप यहाँ पे, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के डोगरा को होने वाला है। कश्मीर तो जब वो वोटर को पहुंचेगा वो तो बात का मसला है। जम्मू के डोगरा की शिनाख्त को खत्म करना चाहते हैं आप ये करके। ये ऐसे जो ऑर्डर आप फरमान जारी कर रहे हैं दफ्तरों से बैठ के, ये सरासर गलत गैर आईनी ऑर्डर थे। इनको आप सिरे से नकारते हैं हम ऑर्डर्स को। गैर आईनी। अदनान अशरफ जी हैं। अशरफ जी, आपके हिसाब से भी गैर आईनी मतलब गैर संवैधानिक है आपके हिसाब से भी? फिर मैं अशोक पंडित जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि पहले आपत्ति ले लेते हैं फिर जवाब आपसे लेंगे। अदनान जी। सर अनम्यूट कर दीजिए जी, बोलिए। म्यूट है सर, एक बार अनम्यूट कर दीजिए अदनान भाई, तब आपका ऑडियो आ पाएगा। अनम्यूट कर दीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है शायद। मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूं सर, आपका ऑडियो में शायद प्रॉब्लम है। अशोक पंडित, गैर आईनी, गैर संवैधानिक कदम है ये। देखिए अमन जी, दुख किस बात का होता है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक माना नहीं, जिन्होंने हिंदुस्तान की अस्मिता को माना नहीं, जिन्होंने हिंदुस्तान को देश समझा ही नहीं, जिन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर को अपना ही बपौती समझ कर रखा, वो हमको सिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अरे जो लीगल अथॉरिटीज हैं, जो ये ऑर्डर्स पास कर रही हैं, ये बेवकूफ़ है क्या?
ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम जो चीजें लागू कर रहे हैं वो करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खाली इन्हीं को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ये मतलब कहाँ की सोच है और कहाँ का ये थॉट प्रोसेस है कि जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। अब मुझे बताइए बात, जितने भी कश्मीर में या जम्मू के या लद्दाख के या उस पूरे स्टेट के जितने भी लोग जो बाहर बसे हुए हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं वोट देता हूं ना मुंबई में। तो अगर मुंबई का महाराष्ट्रियन अगर जम्मू कश्मीर में है या जम्मू में, वो वोट नहीं दे सकता वहां पे। ये क्या किस किस्म की सोच है कि बाहर का आदमी और अंदर का आदमी और अंदर का आदमी और बाहर का आदमी। मैं फिर ये कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो कह रहे थे कि 370 हट जाएगा तो उस दिन खून की नदियां बहेंगी यहाँ पे। 370 हट ही नहीं सकता, अब 370 हट गया, 35 से हट गया। अब मैं अदनान अशरफ के पास जा रहा हूँ, शायद उनका ऑडियो अब आ पाएगा। अदनान अशरफ जी के हिसाब से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। अदनान अशरफ जी, आपका पक्ष, अदनान जी आपका पक्ष। वहां से अशोक साहब अभी बात कर ही रहे हैं। जी मैं शांत मैं कह रहा हूँ, ठीक है अशोक भाई, अदनान अशरफ, जो ये ऑर्डर आया है ये एक बैकड्रॉप में आया है। इससे पहले हमारे अभी अशोक साहब कह रहे थे कि जो ये ऑर्डर आए हैं कि ये क्या बेवकूफ है कि ये इनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीईओ साहब ने जब ऑर्डर दिया था तो जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मजबूरी पड़ी थी कि वो उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया था? क्या सीईओ साहब ने जब ये बयान दिया था कि 25 लाख वोट ऐड होने वाले हैं, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बात नहीं कर रहे थे? तो जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों क्लैरिफिकेशन दी, क्यों रिट्रैक्ट किया वो उसका स्टेटमेंट? सुने मेरी बात सुने, ये जो कल का ऑर्डर डीसी साहिबा ने पास किया है ये एक बैकड्रॉप में हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी एप्रीहेंशंस हैं कि यहाँ पे इलेक्टोरल बैलेंस को शिफ्ट को चेंज करने की कोशिश हो रही है, कि यहाँ पे लोगों में खदशात है, लोगों के दिलों में जहनों में ये खदशात है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक इंटरवेंशन की एक कोशिश की जा रही है। अब जो कल का ऑर्डर आया है ये वैसे ही मैं समझता हूँ जैसे सीईओ साहब का स्टेटमेंट आया था, अनवारंटेड है। किसी को वर्बल डायरिया हुआ था, तब कल किसी को अर्ज हुआ कि हम एक ऑर्डर निकाल दें। आप मेरी बात सुने, अगर ये कानून जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट अभी लागू होता है, ये जो कल डीसी साहिबा ने ऑर्डर निकाला है, मैं अशोक साहब को चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बोले कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है डीसी साहिबा को ऑर्डर निकालने की? अगर ये कानून है, सबसे पहली बात जो हम ऑर्डिनरीली रेजिडेंट डिफाइन करते हैं, ये इन्होंने कल 1 साल का टाइम दिया है। इस बुनियाद 1 साल का टाइम, तो जब ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को डिफाइन किया जाता है तो वो the character should be permanent in nature. He should be somebody who is intending to reside in the state for a longer period of time. या तो उसका बिजनेस हो, या तो उसका घर हो, या तो उसने शादी की हो, या तो वो स्टूडेंट हो। लेकिन ये आप बोलेंगे कि चले आप 1 साल आप कश्मीर में रहे या जम्मू में रहे, अभी तो इसका असर जम्मू पे पड़ रहा है, तो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सुनने दिए हैं कि कौन कौन से प्रूफ उनको चाहिए। नहीं, लेकिन अदनान जी मैं लॉजिक समझना चाह रहा था। आपकी सारी बात सही है, आपकी सारी, एक सेकंड मुझे कंप्लीट अच्छा चलिए कंप्लीट कर मैं पेशेंटली, हाँ जनाब मैं पेशेंटली आपकी बात सुनता रहा हूँ। वहां पे अगर आपके एड्रेस पे चिट्ठी आई हो, पोस्टल चिट्ठी, तो वो भी प्रूफ मान लिया जाएगा। अमन जी आप मुझे बताइए, कल आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के घर पे चिट्ठी भेज देंगे तो प्राइम मिनिस्टर घर मेरा हुआ क्या? मैं वहां का रेजिडेंट हुआ क्या? ये जो कल का ऑर्डर निकला है, इंटेंशंस इसकी ठीक नहीं लग रही है। देखिए कानून से हमने इससे पहले भी जब वो सीईओ साहब का स्टेटमेंट आया था 25 एक्ट, ठीक है अदनान जी, आपको इंटेंशंस पर डाउट है, मैं बस समझना चाह रहा था। मेरे साथ राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा है, राज्यसभा सांसद है। मेरी ब्रेक की मजबूरी है राकेश जी, फिर मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं अदनान जी, मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा। राकेश सिन्हा जुड़ गए, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने अपनी एक रिसर्च में भारत की जल जीवन मिशन योजना की तारीफ की। इस रिसर्च के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हर साल 5 साल तक 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक इलाके में छापेमारी की और एक हैंडपंप के नीचे से करीब 1500 लीटर जहरीली शराब को जब्त कर लिया। जियो ने दिल्ली में 5G सर्विस के ट्रायल में डाउनलोड की स्पीड 600 Mbps दर्ज की।
जबकि देश भर में सर्विस की औसत स्पीड 500 MBPS रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। It is going to replace petrol. महाराष्ट्र के चिपलून में कुएं में डूब रहे एक लड़के को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तानी जांच एजेंसी FIA ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हरियाणा के करनाल में मामूली विवाद पर बदमाशों ने 2 लड़कों की हत्या कर दी, जबकि एक तीसरा लड़का उनके हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक लड़के के घर पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बताया गया कि यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया। सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई दूसरी अदालत में शिफ्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। सिख गुरु रामदास की जयंती पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक जर्जर मकान पर बुलडोजर चलाते वक्त दीवारों से कई चांदी के सिक्के मिले, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोक दी। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर हमला बोला। जे काम जयप्रकाश जी अधूरू मूकीने गया, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत माटे थईने आपणे बीड़ू उठाव्યું છે। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र सरकार पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने को तैयार हो गई। 2020 में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में दोनों साधुओं को पीट कर मार डाला था। शिंदे फडणवीस सरकार सीबीआई को जांच के लिए निर्देश दे रहे हैं। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हरियाणा सरकार ने इस बार दिवाली पर प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी दी। पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला एक बार फिर टल गया। वाराणसी की अदालत में अब शुक्रवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। बिहार के पूर्णिया में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी के आवास समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 लो फ्लोर सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को 2 तलवारों और एक ढाल वाला चुनाव चिन्ह जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीबीआई ने यूपी के मेरठ में कैंट बोर्ड के दफ्तर में छापेमारी की और नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के कोटा में 9 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया। इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी सौरव गांगुली के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि जय शाह के एक बार फिर सचिव का पद संभालने की संभावना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया।
उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह मशाल मिलने के बाद कई कार्यकर्ता मशाल लेकर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने आवास से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। ठाकरे को विशाल हो, बिहार के छपरा में एक पुलिस की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ 2023 में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो वन विभाग की जमीन पर बने थे। हरियाणा के हिसार में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। काका को देखने के लिए बेकाबू भीड़ मंच के करीब पहुंच गई, जिसके बाद उनको काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने अपनी एक रिसर्च में भारत की जल जीवन मिशन योजना की तारीफ की। इस रिसर्च के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हर साल 5 साल तक 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक इलाके में छापेमारी की और एक हैंडपंप के नीचे से करीब 1500 लीटर जहरीली शराब को जब्त कर लिया। जियो ने दिल्ली में 5G सर्विस के ट्रायल में डाउनलोड की स्पीड 600 Mbps दर्ज की, जबकि देश भर में सर्विस की औसत स्पीड 500 Mbps रही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। It is going to replace petrol. महाराष्ट्र के चिपलून में कुएं में डूब रहे एक लड़के को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तानी जांच एजेंसी FIA ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर बचेंगे तो मोहर्रम पर नाचेंगे। उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा उसको लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि बकरीद पर बचेंगे तो मोहर्रम पर नाचेंगे। बीजेपी ने सवाल उठा दिया भाई कि मोहर्रम में नाचने की बात क्यों कही, वो तो मातम का महीना होता है। सुन लेते एक बार पूरा विवाद, सुन लीजिए एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या पूछा गया, क्या उन्होंने कहा, फिर शहजाद क्या कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जिसको कोई गुंजाइश चाहिए कि आप अध्यक्ष बनेंगे बिल्कुल, पर लेकिन पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के सबसे प्रबल दावेदार है, उनसे जब प्रेस वार्ता में पूछा गया कि 2024 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब उन्होंने कहा कि बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। ये बेहद आपत्तिजनक बयान है। मोहर्रम एक मातम का, एक शोक का महीना है, मॉर्निंग का मंथ है। इसमें नाचना गाना नहीं होता और ये मुसलमानों की भावना को आहत करने वाला एक बेहद गंभीर और असंवेदनशील बयान है। कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण तो देनी ही चाहिए, परंतु इस बयान का एक और इम्पोर्ट भी है, इस बयान का एक और निष्कर्ष भी है। जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी हैं, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी मंशा भी समझ लेनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी की जो दयनीय स्थिति आज बन चुकी है देश में, उसका भी वो विवरण कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जिसको कोई गुंजाइश चाहिए कि आप अध्यक्ष बनेंगे बिल्कुल, पर लेकिन पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे।
अब ये कहावत है, बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। वो दरअसल संगठन चुनावों को लेकर जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है। राकेश सिन्हा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सांसद है। सर, डिबेट पर लौटते हुए, ये जो कदम है, 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे जम्मू के लोगों को निवास प्रमाण पत्र, फिर वोट का अधिकार, आप लोगों को हार का खतरा था, इसलिए आप बाहरी वोटर लेकर आ रहे हैं। और दूसरा, ये गैर आईनी, मतलब गैर संवैधानिक है। राकेश सिन्हा जी, आपका पक्ष। देखिए, लोकतंत्र को जो लोग जानते हैं और समझते हैं, उनको मालूम है कि लोकतंत्र का इवोल्यूशन, यानी लोकतंत्र का विकास किस रूप में हुआ, किन चरणों में हुआ। लोकतंत्र का जब एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल विकास होता है, यानी ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज रूप में विकास होता है, तो लोकतंत्र फैलता है। और जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो था, वह कुछ लोगों का बंधक था। उस बंधक होने के 2 बड़े आयाम थे। पहला आयाम तो यह था कि जो जम्मू कश्मीर के कुलीन लोग हैं, यानी 3 परिवारों ने एक कुलीनों के बीच में जम्मू कश्मीर को के लोकतंत्र को बंधक बना रखा था। इससे अदल बदल कर 47 के बाद से लगातार वही सरकार में रहते थे। और जो आम जनता थी, जो गरीब जनता थी, जैसे गुजर मुसलमान के जो जहाँ से गुलाम अली जी, भारतीय जनता पार्टी के, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार से एक उपेक्षित समाज के किसी व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ऐसे तमाम लोग पिछले 70 साल से आज यह मान के चलते थे वो एक मशीन है जो 5 साल में, 3 साल में जब भी चुनाव होता है तो जाकर बटन दबाने जाते हैं या मोहर लगाने जाते हैं। ये मान के चलते, ये वो अपनी नियति मानते थे। उस नियति को भारतीय जनता पार्टी ने बदला। एक तो यह लोकतंत्र का विस्तार हुआ, इसको हम कहते हैं वर्टिकल इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक हॉरिजेंटल जो हुआ है, जो क्षितिज फलक इसका बड़ा हुआ है, उसका मैं बताता हूँ कि जो कश्मीर से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए, मैं उनको कोई धर्म और जाति से जोड़कर देखना ही नहीं चाहता हूँ। जो आए और भारत में रहे, उनसे पूछिए कि 47 में जो लोग वहाँ आकर रहे, उनकी कौन सी ऐसी गलती थी, उन्होंने जीवन में ऐसा कौन सा संताप किया था कि उनको अपने वोटिंग राइट से वंचित रखा था। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया के किसी भी भाग में 70 साल से रहने वाले उन निर्वासितों जो उसी भूमि के हिस्से थे, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखता है। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा बोलने वालों को कौन से, कितना उनकी असंवेदनशीलता है कि इस तरह की बातें वे सार्वजनिक रूप में बोलकर उनको निकृष्ट साबित करना चाहते हैं। एक दूसरा कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, मैं भी दिल्ली का अस्थायी निवासी नहीं हूं, मैं आज तमिलनाडु जाऊंगा और मैं 1 साल रहूंगा, वहां रेजिडेंशियल प्रमाण पत्र बनेगा और मैं तमिलनाडु का वोटर बन जाऊंगा। क्या मैं तमिलनाडु के राजनीति को बदलने के लिए कोई सुनियोजित काम कर रहा हूं क्या? कश्मीर का वासी आज दिल्ली में या कोकराझार में या किसी और हिस्से में, हिंदुस्तान के हिस्से में, कन्याकुमारी में जाकर रहता है और वहां के रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र के साथ वहां का वोटर बनता है। तो आर्टिकल 370 जो एक फिल्टर बना हुआ था, जिसमें छन्ना बना हुआ था, इससे नीचे आप चले जाइए, उससे ऊपर जो रहेंगे वही रहेंगे, उस आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया। और हटते ही भारत का संविधान समान रूप से इस देश के सभी हिस्सों में, सभी रूप में लागू हो गया। तो इसमें कौन सी आपत्ति, कौन सा गैर संवैधानिक बात है कि इनको वोटिंग के अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए? इसकी कोई एक वैलिड वजह अगर कोई दे पाए। मैंने भी इसी सवाल से शुरू किया। ताजीम डार साहब, आप अगर वैलिड वजह कि इनको वोटिंग के अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाए, सालों साल ये लोग हैं, शायद 60-65 साल से, इतने सालों से रह रहे हैं, इनको वोटिंग के अधिकार से डार साहब क्यों वंचित क्यों रखा जाए? एक वैलिड वजह। जी, मैं आपको इसके लिए बात बताता हूं। देखिए, हम पूरी की पूरी डिस्कशन का नैरेटिव ही बदल देते हैं जब बाकी पैनलिस्ट में इसमें देखता हूं, चाहे वो अशोक जी हों या हमारे राज्यसभा के सांसद अभी आए हैं। मुझे अफसोस तब होता है जब आप मुद्दे की बात को छोड़ के तो बाकी चीजों के ऊपर जो आपकी पॉलिटिक्स होती है, जो आपके मुद्दे हैं, आप उनको गिनाना शुरू कर देते हैं। जहां तक इलेक्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक क्लियर कट इसमें जजमेंट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर उस केस को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, where the court held that ordinary resident in a constituency as mentioned in the Representation of People Act 1950 shall mean a habitual resident of that place or a resident as a matter of fact in regular, normal or usual course, and that the residence must be permanent in character and for a considerable time
विद इंटेंशन टू डिवेल परमानेंटली। ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट इसमें ऑर्डर। अब मुझे बताइए, इस वक्त डिस्कशन हो रही है जम्मू के डीसी की उस ऑर्डर की जिसमें उसने ये कहा है कि 1 साल के बीच में रहने वाला कोई भी आदमी जो है वो अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करे। ठीक, हम बात तो कर रहे हैं, आप आ जाके उसको जोड़ रहे हैं जी यहाँ वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा है। पहले आप ये समझिए कि डीसी जम्मू ने नहीं किया। नहीं दार साहब, इसका फायदा तो उनको भी मिलेगा ना जो सालों साल से वहां रह रहे हैं। आप फायदा नुकसान किसको है वो बात का मसला है। नहीं भाई देखिए यही तो है ना, यही है ना दार साहब, यही तो आप समझ रहे हैं। मैं उसकी व्याख्या इसका फायदा तो मिलेगा ना जो सालों साल से वहां रहकर भी कश्मीरी होकर भी कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी में रहकर भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है दार साहब, उनको फायदा मिलेगा ना। और आपको क्यों लगता है कि आपको वोट नहीं देंगे वो लोग? हो सकता है आपको वोट दे दे, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। आप पहले से ही मान के बैठे कि हमको वोट नहीं देंगे। अमन जी बात को पहले सुनिए, पहले समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको आप जम्मू में वोटर बनाना चाहते हैं, मैं इसका जवाब देता हूं। सुनिए ना, मैं उनको पूरा करने देते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं इसका जवाब देता हूं। दार साहब पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद मानसिकता क्या है। हाँ बोलिए दार साहब, बोलिए कंप्लीट करिए। वोट के लिए वो एलिजिबल नहीं है जिसको आप जम्मू का वोटर बनाना चाहते हैं इस वक्त। सर वो एलिजिबल है या नहीं है वो तो देश का संविधान तय करेगा ना। वो क्यों नहीं, जम्मू के डीसी जब जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा का ये ऑर्डर आया है, ये वो संविधान की खिलाफ वर्जी करता है वो ऑर्डर। बड़ी आज संविधान, चलिए ठीक है सर, अच्छा बहुत अच्छा लगता है जब वो पार्टियां संविधान अचानक से संविधान प्रेमी हो जाती हैं जो हमेशा जो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा और पता नहीं क्या क्या, आज अचानक से संविधान याद आ रहा है आप लोगों को। देखिए मैं इसका मैं उत्तर देता हूं। ऑर्डर कल विड्रॉ हो जाएगा। मैं आई वुड से इट ऑन रिकॉर्ड, ये ऑर्डर कल विड्रॉ हो जाएगा आपका। आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अशोक जी अपनी बातें मिला के ठीक एक मिनट, राकेश सिन्हा क्लैरिफाई, फिर अशोक पंडित, पहले राकेश सिन्हा फिर अशोक पंडित। बोलिए आप राकेश सिन्हा। वो कह रहे हैं कि 1 साल में रह रहे हैं, सबको दे देंगे तो फिर हाँ देखिए मनमोहन सिंह बनाम जो भारतीय राज्य का इन्होंने विवेचन किया है और पढ़ते चले गए, वो ठीक से रुक कर पढ़ें। उसमें बीच में आकर क्या कहा जाता है, जो वहां रहने वाला है या जो परमानेंट है या जो हैबिचुअल रहना चाहता है, तो आप उसकी व्याख्या से इसे कैसे बाहर करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द मोस्ट विजिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन स्टेट। जो जिलाधीश होता है भारतीय राज्य का सबसे अधिक दृष्टि में आने वाला प्रतिनिधि होता है, और चुनाव आयोग भी सारे काम जिलाधीश के माध्यम से करता है। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल बनता है वो जिलाधीश के ही अधीन रहता है। इससे मैं दो बातें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, दो छोटी छोटी बात। पहली बात, जब डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन हो रहा है, अदनान जी आ रहा हूँ, जब लोकतंत्र का विस्तारीकरण हो रहा है, तब आप उस विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। उस विरोध के पीछे साफ मंशा है कि जम्मू कश्मीर का जो एक सांप्रदायिक कैरेक्टर बनाने की पिछले 100 सालों से कोशिश हुई, वह सांप्रदायिक कैरेक्टर के आधार पर जम्मू कश्मीर को जो एक थियोक्रेटिक राज्य के भीतर, एक सेकुलर स्टेट के भीतर एक थियोक्रेटिक स्टेट जो बना दिया गया। भारत एक सेकुलर स्टेट है, उस सेकुलर स्टेट के बीच में एक थियोक्रेटिक स्टेट, यानी पंथ निरपेक्ष भारत में, मैं पूरा कर लूं, पंथ निरपेक्ष भारत में एक सांप्रदायिक राज्य बनाने की कोशिश, उसको आप बनाकर रखना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी नागरिक वहां रह रहा है 1 साल से, उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें आपत्ति क्या है? उसमें हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है। तमाम राज्यों में नियम है कि अगर दार साहब आकर दिल्ली में रहने लग गए और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र उनका बन जाएगा, अगर वो 1 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो उनका बन जाएगा। दार साहब आप आकर दिल्ली में वोट कर सकते हैं, वहां का वोट रद्द कराकर आप भी कर सकते हैं। भाई अभी जो उदाहरण दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने भी चुनाव लड़ा मुजफ्फरनगर से, तो ये सारी चीजें तो हुई है ना। तो अब सिर्फ कश्मीर को लेकर ऐसे एक्सक्लूसिविटी कैसे? यही तो अलगाववाद खत्म करना है ना। दार साहब जल्दी से बोल लीजिए, आप बहुत देर से बोलना, जल्दी बोलिए दार साहब। इलेक्शन यहाँ भी बाहर के लोग आके लड़ते रहे हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना किसी के लिए बाध्य नहीं था। यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन बाहर के लोग आके लड़ते रहे हैं यहाँ पे। तो वोट देना बाध्य क्यों? नंबर 1, हम ये कह रहे हैं कि जो आप इसको कम्युनल रंग देने की बात कर रहे हैं, जम्मू में 90% हिंदू पॉपुलेशन है। हमारी ये सोच है कि आप जम्मू की उस पॉलिटिकल ट्रैफिक को बदल के डोगरा के उस रूप को बदलना चाहते हैं, उसके ऊपर आप प्रहार करना चाहते हैं। ये डर सामने आया दार साहब, नए वोटर से नहीं, नए वोटर के रिलीजन से प्रॉब्लम है, तो डर अब निकल कर आया ना 40 मिनट बाद। प्रॉब्लम वहां हो रही है, नए वोटर से नहीं, नए वोटर के रिलीजन से इशू है कि जम्मू से हिंदू होंगे, सिख भाई होंगे तो डेमोग्राफी बदल जाएगी। पहले 76 लाख वोटर हैं, 25 और जुड़ गए तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा।
नहीं कहना है, समझिए, कहना नहीं। जी अशोक पंडित आप बोलिए, उसके बाद मैं अहमद भाई आपके पास आऊंगा। अशोक पंडित, डर नए वोटर का या नए वोटर के रिलीजन का? अमन जी अब इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रह गया, तो ये अभी जम्मू के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि सर जो वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन 90% जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो उनके हाथ से हक छीन जाएगा और बाहर का कोई आदमी आके वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और वहां का सीएम बन जाएगा या वहां का डिप्टी सीएम बन जाएगा। अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं वहां के लोगों को कि ये जो हो रहा है ये आपके अगेंस्ट हो रहा है। इनसे ये पूछिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये लॉ की बात कर रहे हैं, ये कानून की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए आज तक, एक साल तो छोड़ दीजिए, सालों साल से जो लोग वहां पर बसे हुए हैं उनको आपने अब तक वोटिंग राइट नहीं दे दिया। आज तक आपने उनके लिए क्या कर लिया? तो जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को शेल्फ पे रख दिया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी माना ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना ही नहीं, वो लेक्चर दे रहे हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये लॉ गलत है, वो हमको पढ़ के सुना रहे हैं, ये एक्ट में ये नहीं है, ये एक्ट में वो नहीं है। अरे आज तक आपने उनके लिए क्या कर लिया? एक साल छोड़ दिए, जो 50 साल से वहां पर है, जो 40 साल से वहां पर है, जो 30 साल से वहां पर है, उनको आपने वोट करने नहीं दिया। तब आप क्यों खामोश थे? तब आपने क्यों नहीं अपना ये एक्टिविज्म दिखाया? आज आपको लगने लग गया है कि हमारे हाथ से शायद पावर चला जाएगा। ये आपका डर है। इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये पूरे के पूरे स्टेट को पूरे हिंदुस्तान से मिलाने का 370 के हटाने के बाद यह हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है और इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो दार साहब हो, चाहे वो कोई भी हो। इंडिया ने ये स्टैंड लिया हुआ है, नया जम्मू कश्मीर लद्दाख ने का क्रिएशन हुआ है, वहां पर एक उत्सुकता है, वहां पर हिंदुस्तान का एक प्रेजेंस है। वही चीज इनको नकार रही है, वही चीज इनको तकलीफ दे रही है। अमन जी और कुछ नहीं है। एक मिनट अहमद जी के पास, एक मिनट रुक जाइए ना सर। अहमद अशरफ रुक जाइए। दार साहब पूरी डिबेट आप ही थोड़ी ना करेंगे, बाकी भी पैनलिस्ट है ना, सबको इक्वल मौका देना ना। अहमद अशरफ जी, मतलब जो राकेश सिन्हा ने सवाल पूछा कि कोई एक वैलिड वजह जो सालों साल से कश्मीर में रह रहे हैं उनको वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा जाए, कोई एक लॉजिक क्यों ना उनको वो अधिकार मिले भाई? देखिए मेरी बात सुने, इसमें दो इश्यूज हैं। एक वो लोग हैं जो 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ठीक है, उनको वोटिंग राइट पहले दिए होने चाहिए थे, अब दे रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा इशू ये है कि आप जो बाहर से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, अब उनके वोटिंग इशू पे बात हो रही है। ये जो डिबेट हो रहा है ये उनके वोटिंग इशू पे बात हो रही है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कानून यहाँ पे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो अप्लाई होता है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर रजिस्ट्रेशन करती है, वोटर लिस्ट निकालती है, हम उस कानून की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। वो कानून पूरे देश में है। उस कानून को अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, हमें उस कानून से के इम्प्लीमेंटेशन से कोई खतरा नहीं है, हम उससे डरे हुए नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा, वी आर स्केर्ड ऑफ दोज इम्प्लीमेंटिंग द इंटेंशंस ऑफ दोज इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। मेरी बात सुने आप, क्या इंटेंशन है हर जगह पे जो ये कानून है, सुने मेरी बात। इससे पहले किसी एक पैनलिस्ट ने बड़ा खूब डॉक्टर मनमोहन सिंह की जजमेंट का हवाला देके आपको कहा कि ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कैसे डिफाइन किया गया है। ये मैं भी इससे पहले बात कर रहा था। अब आप जो कल का ऑर्डर है, डीसी साहिबा का ऑर्डर है, सबसे पहली बात तो अगर ये कानून है तो इसको ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत थी डीसी साहिबा को? अगर ये कानून है तो ऑर्डर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये फिर कानून नहीं वो इसलिए क्योंकि 370 की वजह से अब तक नहीं थे, अब निवास प्रमाण पत्र मिलेंगे। नहीं एक मिनट अशरफ भाई, ऑर्डर निकालने के लिए इसलिए जरूरत थी क्योंकि अब तक 370 की वजह से वो डेटरेंट था, वो 370 की दीवार थी, वो आप भी जानते हैं। इसीलिए ये ऑर्डर निकाला गया कि निवास प्रमाण पत्र मिलेंगे जो 1 साल से ज्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं। मेरी बात सुने अमन जी, मेरी बात सुने। जी सुन रहा हूं। 2019 में यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद डिलिमिटेशन का कमीशन बैठा है, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, उसके बाद बाकी इलेक्शन कमीशन अपने प्रोसेसेस फॉलो करता जा रहा है। हर जगह पे तो डीसी साहिबा या डीसी साहब ने ऑर्डर नहीं निकाला, वो तो एज पर लॉ जा रहा है। अब मेरी बात सुने, जो प्रोसीजर, जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डीसी साहिबा बोल रही है जो हमें चाहिए फॉर नॉन लोकल्स टू प्रूव दैट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो बोल रहे हैं कि ठीक है, पासपोर्ट और आधार कार्ड तो ठीक है। वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई चिट्ठी आई है पोस्टल ऑफिस पे, वो भी हम प्रूफ मांग लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो तहसीलदार, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो तहसीलदार जाके वेरीफाई करेंगे और वो आपको इंक्लूड करेंगे। देखिए इसमें मिसयूज का खतरा है। इसमें जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं कि ये मिसयूज हो सकता है। लॉ को इंप्लीमेंट करने में कोई यहाँ पे रोक नहीं रहा है आपको।
लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि क्यों हो रहा है। जो प्रोसीजर्स, जो गाइडलाइंस, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें तो प्रूफ देना होगा ना कि आप 1 साल से वहां पर रह रहे हैं के लिए, वो फॉलो कीजिए ना आप। लेकिन ये तो यही नियम है ना, जो 1 साल से वहां पर रह रहे हैं, जो 1 साल से या उससे ज्यादा समय से वहां पर रह रहे हैं, उन्हीं को निवास प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके आधार पर वोटिंग वो मत अधिकार। अगर आप वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लेते हैं तो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ये मतलब नहीं है कि जो 1 साल से यहाँ पे रह रहा है। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का ये मतलब है कि इंटेंशन वहां पे ड्वेल करने की होनी चाहिए, परमानेंट इन कैरेक्टर होना चाहिए। वो जो वहां पे कोई आए हैं तो ये एक परमानेंट बेस, उनका परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए। जी, जो परमानेंटली वहां पर रिसाइड करना चाह रहे होंगे वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको क्यों लगता है? आपके लॉजिक भाई, जो अप्लाई करेंगे वोटर आईडी कार्ड के लिए वो वही होंगे ना जो रहना चाह रहे होंगे। आप मेरी बात सुने, यहाँ पे लोग जो काम करने आते हैं, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, वो भी यहाँ पे 1 साल रुकते हैं। हाँ। लेकिन उनका तो कोई इंटेंशन ये होता नहीं है कि वो परमानेंटली आ रहे हैं। लेकिन तो निवास प्रमाण पत्र तो उनके पते के आधार पर मिलेगा ना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा इसमें इतना क्या डर क्या है, मतलब अब आप अच्छा राकेश सिन्हा, ठीक है मैं समझ गया राकेश सिन्हा कि इस इनिशिएटिव से प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका मिसयूज हो सकता है। इसका मिसयूज अशरफ भाई, एक मिनट एक एक करके आपने अपना पॉइंट रखा कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका मिसयूज हो सकता है ना, जो लोग वहां पर रह रहे हैं। भारतीय संविधान में जो इलेक्टोरल रोल बनता है उसके पीछे जो मूल भावना है, 1 नेशन 1 पीपल, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं, वो समझ जाएंगे। उसके बाद दिल्ली में, जब हम दिल्ली में 70-80 के दशक में थे तो जिसको पंजाबी कम्युनिटी कहते थे, दिल्ली की राजनीति में उनका वर्चस्व था। फिर वैश्य कम्युनिटी का वर्चस्व था, वो स्थानीय थे, वो सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे और कम से कम आज़ादी के बाद से वो रह रहे थे। बाद में काम करने के लिए अन्य कारणों से राजधानी में साउथ इंडिया के लोग आए, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग आए, डेमोग्राफी चेंज हुआ। आपने देखा क्या किसी ने एक पत्थर फेंका? बेंगलोर में सॉफ्टवेयर का एक बड़ा हब बन गया है, पूरे देश भर के लोग जाते हैं, वोटिंग राइट उनको मिला है। तो बेंगलोर का जो स्थानीय निवासी है वो यह तो नहीं कहता कि हमारी पूरी राजनीति आपने बदल दी है। देखिए, आप यह मान के चलते हैं कि गैर जम्मू कश्मीर के लोग आपसे भिन्न हैं और आपका हड़प लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की पूरी भूमि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक स्वर्ण भूमि है। हम सबको मां मानते हैं, सबको समान रूप से आदर करते हैं। ऐसा नहीं कश्मीर में जाकर हम नागरिकता लेकर वहां MLA MP बनने में बड़ा ख्वाब देखते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मधुल में मुंबई से थे और बिहार में बांका से MP का चुनाव जीते थे। JB कृपलानी सिंध से थे, बिहार में मुंगेर से चुनाव जीते थे। अशोक मेहता गुजरात से थे, बिहार में मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे। जॉर्ज के बारे में हम सब जानते हैं, जॉर्ज का साउथ इंडिया से थे और मुजफ्फरपुर से चुनाव जीते थे। इस तरह के जिस देश में उदाहरण हो उसमें इस तरह की बचकानी बात करना, उसे संविधान के इतर कहना, मुझे लगता है इस देश के संविधान का मजाक उड़ाना है। इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, लोकतांत्रिक मर्यादा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं जो देश स्वीकार नहीं करेगा। अशोक पंडित, जो दार साहब समझा रहे हैं कि इंटेंशन पर डाउट है, कि इंटेंशन क्या है, डेमोग्राफी, वो सारी चीजें इंटेंशन पर डाउट है। जो 76 लाख पहले हैं, 25 और जुड़ जाएंगे, शायद 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे वोटर, तो फिर जो है वो एक तरफा वोट हो जाएगा, क्योंकि वो रिलीजन वाइज। तो इंटेंशन पर डाउट है, आप समझ रहे हैं, वो है कंसर्न दार साहब का। अमन जी, राकेश जी ने बहुत कमाल की बात बोली कि ये मानसिकता जो है ना, इन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कैद में रखा था। ये मानसिकता को इनको बदलना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान जैसा ही फैला हुआ देश जो स्टेट है वो जुड़ चुका है, मिल चुका है जब से 370 हटा का है। तो इनको साइकोलॉजिकली अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज का जो नया कश्मीर है, आज का जो नया जम्मू है, आज का जो नया लद्दाख है, उसकी धारा में इनको बहना पड़ेगा, तब जाके इनको सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। अब ये अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, ये उसी माहौल में जीने की कोशिश करेंगे, ये उसी मानसिकता में जीने की कोशिश करेंगे, तो इनको कोई बदल नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है ये लॉ के हिसाब से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, आप जाइए ना कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करिए ना, आपके पास भी हक है, आपके पास भी राइट है। लेकिन आप हमारी मानसिकता पे सवाल उठाएंगे, नहीं ये वहां रहना चाहेगा, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे आप कौन है? वो अगर लीगली पॉसिबल होगा रहना चाहेगा रहेगा, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं वोट करेगा वो, तो उस पर छोड़ दीजिए ना। आप कौन होते चैलेंज करने वाले
उसके राइट को या उसके राइट टू वोट को, वो कश्मीर में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो जम्मू में रहना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो सारे एक तरफा वोट कर देंगे ना फिर, या महाराष्ट्र में रहना नहीं चाहता है। पंडित जी, अशोक पंडित जी, वो सारे एक तरफा वोट कर देंगे 25 लाख के 25 लाख, तो फिर तो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा इलेक्शन। जो डार साहब कह रहे हैं इंटेंशन पर डाउट है। एक पंक्ति में जोड़ वो 25 लाख जो आएंगे, 20-25 लाख, वो सब एक तरफा वोट कर देंगे। एक पंक्ति जोड़ दूं क्या? पूरी डेमोग्राफी का पूरा ही वो बदल जाएगा। इजाजत देता हूँ। एक मिनट, हाँ बोलिए राकेश सेना, फिर मैं दार साहब आपको आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले राकेश सेना मैं इतना ही देखिए, उन्होंने एक पैनलिस्ट ने जो एक बात कही है कि इससे एक खतरा है, मिसयूज का खतरा है। मैं इससे सहमत हूं कि लोकतंत्र में मिसयूज का खतरा रहता है। उनकी बात से मैं, उनके तर्क से मैं असहमत नहीं हूं। इसीलिए जब इलेक्टोरल रोल बनता है तो अवसर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस इलेक्टोरल रोल पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है। यदि मैं जाकर जम्मू में गलत तरीके से 3 महीने रखकर 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर दे दिया तो डर साहब एक कंप्लेन कर सकते हैं इलेक्टोरल और मेरा इलेक्टोरल रोल से नाम बाहर हो जाएगा। तो भारतीय लोकतंत्र ने, चुनाव आयोग ने और हमारे कानून ने, वो जो डर आपको है, ये डर इसलिए है कि आपका डर कुछ और है और ये डर किसी और रूप में दिखा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में मिसयूज होने का डर रहता है, तो उस डर का निदान निकाल दिया गया है। डार साहब का डर क्या है फिर? क्या डर है उनका? डर ये, वो कह रहे हैं कि किसका मिसयूज हो सकता है। क्या मिसयूज होगा? जब मिसयूज होगा तो आप जैसे अलर्ट लोग हैं, आप बहुत सतर्क नागरिक हैं। जब इतनी सतर्कता है, आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से नागरिकता लेगा आप चुनाव आयोग को लिखिए, डीसी को लिखिए, और इलेक्टोरल रोल पब्लिक किया जाता है और उसमें आपत्ति देने का समय दिया जाता है कि आप आपत्ति तो ये भी है ना दार साहब, किसी का हो सकता है, किसी का गलत तरीके से आया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो 25 लाख नए वोटर ऐड होंगे तो हो सकता है वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीपी, एनसी, आपकी पार्टी, उन्हीं को वोट दे? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ ही होंगे, इसलिए आपको डर लग रहा है कि नहीं भाई ये एक तरफा हो जाएगा और सब चीजें खराब हो जाएंगी? डार साहब पहले तो ये बताइए, ये 25 लाख आपके पास फिगर आई कहां से? नहीं, 25 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, आपकी पार्टीज की तरफ से, ये आपकी पार्टी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, एनसी की तरफ से भी कहा जा रहा है। अनुमान है, मैंने भी बोला अनुमान है। वो 25 लाख है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। बाद में उन्होंने उसको रिट्रैक्ट कर लिया और बाद में उससे कहा कि नहीं, ये 25 लाख नहीं थे, ये मेरे से कहीं गलती से निकल गया है, वोटर कितने होंगे इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। हमें वहीं से आपकी उस इंटेंशन जो ये प्रोसेस चल रहा था, उस इंटेंशन के ऊपर ये सवालिया निशान लगा कि भाई तो हो सकता है वो आपको वोट करे ना। डार साहब, आपको क्यों लगता है वो आपके खिलाफ होंगे? पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वोट बनने से पहले ही एक फिगर दे रहा है कि 25 लाख वोट बनने जा रहे हैं, जो अभी बने भी नहीं, जो कौन बनाएगा, वो तो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है उस फिगर के ऊपर कि आप फिगर कहां से दे रहे हैं, अभी कैसे ये फिगर आपके पास पहुंची? वहीं से देखें, हमारा मकसद ये है कि जहां कहीं भी कानून, कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी या उसे कहीं पे आप उसकी गलत तरीके से उसको आप पेश करके कहीं पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम चैलेंज यहां भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे। और जिस तरीके से जिस डीसी के ऑर्डर की हम बात यहां कर रहे हैं, मैंने पहले शुरू से कहा है कि वो डीसी का ऑर्डर अपने आप में ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि अगर सब कुछ कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिफाइन कर दिया है, उसके बाद इस ऑर्डर का निकलना लेकिन वो जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं, आप चाहें तो आप जाकर दिल्ली में बस जाएं और वहां पर वोटिंग राइट ले ले, लेकिन कोई दिल्ली वाला चाहे वो कश्मीर में जाकर 1 साल रह ले, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये तो ये कैसे है? मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद साहब जाकर बाहर चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक रीजन तो दे दीजिए। किसी जेन्युइन आदमी को वोटिंग राइट का अधिकार मिलना चाहिए ना। जेन्युइन नॉन जेन्युइन को चैलेंज कर दीजिएगा ना इलेक्टोरल रोल को। राकेश सिन्हा कह रहे हैं वो जेन्युइन नॉन जेन्युइन को चैलेंज कर दीजिएगा। हम वही तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आपका तरीकाकार है वो जेन्युइन नहीं है, आप गलत तरीके से वोटर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम चैलेंज करेंगे, वो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, लेकिन जो इंटेंशन है, जो तरीकाकार है। 30 सेकंड अशोक पंडित, इंटेंशन वाइंड अप करना। अशोक पंडित 30 सेकंड, इंटेंशन पे डाउट है। डर साहब को डर इंटेंशन का है, जल्दी से 10 सेकंड्स। अशोक पंडित। अमन जी, इंटेंशन तो ये तो इनकी अपनी मन की बात है, इंटेंशन की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं अमन जी, इंटेंशन लॉफुली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत के।